नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे और संवैधानिक विकास की इस बातचीत के दौरान हमने चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात की थी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है संवैधानिक विकास में। इस चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर को या तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया और विधि बनाने की, भारतीय क्षेत्र के लिए विधि बनाने की उसको शक्तियाँ दी गई, जिसके कारण से उसकी शक्तियों में इजाफा हुआ और भारत में शासन प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हुई। एक चौथा सदस्य को विधि वेता के रूप में जोड़ा गया, लॉर्ड मैकाले को विधि वेता के रूप में जोड़ा गया था, जिससे भारत में विधायी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था कंपनी की सेवाओं में योग्यता का सिद्धांत का समावेश। योग्यता के सिद्धांत का समावेश करने से कंपनी की सेवाएं बिना किसी जाति, धर्म, मूलवंश, वर्ण और जन्म स्थान के सभी के लिए खोल दी गई। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण बदलाव जो किए गए हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो ब्रिटेन की जो मातृ देश है या ब्रिटेन है वहाँ आ रहा था। वहाँ के लोगों को ये लग रहा था कि क्यों न जो चार्टर एक्ट है उसमें ऐसा बदलाव किया जाए कि जिससे भारतीय जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, वहाँ पर जो कंपनी का नियंत्रण है वो ख़त्म हो और कंपनी का जो नियंत्रण है, चूँकि इस चार्टर एक्ट से पहले और 1858 से द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट से पहले तक जो कंपनी के जो शासन है या भारतीय क्षेत्र है उस पर दो प्रकार के नियंत्रण संसद द्वारा किए जारी रहेंगे। तो जो ब्रिटिश संसद है वो ब्रिटिश संसद दो प्रकार के नियंत्रण, एक तो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके माध्यम से जो कंपनी पर ये नियंत्रण रखती थी और ये कंपनी भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखती थी। लेकिन इंग्लैंड की जनता में और संसद में सुगबुगाहट शुरुआत हो गई कि ये जो दोहरी प्रक्रिया है कि नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नियंत्रण, निदेशक बोर्ड के द्वारा नियंत्रण, उसके बाद में कंपनी का जो गवर्नर जनरल है उस पर नियंत्रण, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त करके एक सीधी व्यवस्था की जाए। और इस सीधी व्यवस्था इस प्रकार से हो कि भारतीय संसद से सीधा जो नियंत्रण है वो एक परिषद के माध्यम से हो, और जो परिषद जो है एक भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से वो गवर्नर जनरल पर, डीजी पर नियंत्रण करे। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था है वो इस व्यवस्था को चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जो परिषद है वो भारतीय क्षेत्र पर सीधा नियंत्रण करे। अर्थात वो चाहते हैं कि इस प्रकार की दुर्लभ प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार के ब्रिटिश संसद में विचार आए, भावनाएं आई। दूसरा, बंगाल का जो गवर्नर था जिसको गवर्नर जनरल घोषित किया गया, वो अक्सर जब विधि बनाता था या 1833 के द्वारा उसको शासन, प्रशासन, सैनिक और असैनिक विभिन्न प्रकार के जो अधिकार दिए गए थे, इन अधिकारों के कारण से गवर्नर जनरल का झुकाव हमेशा बंगाल की तरफ रहता था। बम्बई, मद्रास और जो अन्य क्षेत्र थे उनकी तरफ उसका झुकाव नहीं था।
तो इस कारण से बार बार बात उठती थी कि सब गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, वो भारत का गवर्नर जनरल है। तो इस प्रकार की घोषणा हालांकि 1833 के अधिनियम में हो गई थी, इनका झुकाव इस तरफ था, तो उस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता थी। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि 1843 में ब्रिटिश जो सेना है उन्होंने सिंध को जीत लिया। 1849 में उन्होंने पाकिस्तान के क्षेत्र को जीत लिया। इस प्रकार से और 1853 और 56 1850 के लगभग जब लॉर्ड डलहौसी जब गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने व्यपगत की नीति अपनाई और जिन देसी रियासतों के वारिश नहीं होते थे उन्होंने उसको हड़पने का प्रयास किया। सतारा, झांसी, अवध ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके माध्यम से डलहौजी ने कंपनी के राज्य क्षेत्र को, क्योंकि अब राज्य क्षेत्र कहेंगे कंपनी का, तो कंपनी के राज्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से ये विस्तार की जो नीति है, इस नीति से भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र बढ़ गया, कंपनी के पास में बहुत अधिक क्षेत्र बढ़ गया। अब ब्रिटिश संसद में जितने भी जो लोग बैठते थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश संसद ज़्यादा कारगर ढंग से भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखे। क्यों? क्योंकि इतना विशाल क्षेत्र किसी कंपनी के जो सीधा संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है उसको नहीं सौंपा जाता। लेकिन तात्कालिक परिस्थिति इस प्रकार की थी कि 1853 का जब चार्टर एक्ट निकला उसमें सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि अगले, वैसे तो 1833 में 20 वर्ष के लिए किया गया था, अब इसको हम ये कह रहे हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारतीय क्षेत्र को शासन के लिए दे दिया गया। लेकिन अब जैसे ही बात है कि सर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए, तो संसद में इस बात का विरोध हुआ कि अब कंपनी को बहुत अधिक समय तक नहीं दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कोई विशेष अवधि नहीं रखी, बल्कि ये रखा कि संसद जब तक न चाहे, ये रखा कि संसद जब तक न चाहे, मतलब संसद की इच्छा तक जो कंपनी है वो कंपनी भारतीय क्षेत्र की अधिकारी होगी, भारतीय क्षेत्र का शासन संचालित करेगी। तो संसद जब तक न चाहे तब तक उस कंपनी को एक ट्रस्ट के रूप में भारतीय क्षेत्र उसको सौंप दिया गया। दूसरा परिवर्तन यह आया कि ब्रिटिश संसद में जो नियंत्रण बोर्ड के जो सचिव और जो सदस्य होते थे उनका वेतन ब्रिटेन की ट्रेजरी के द्वारा दिया जाता था। तो बात अक्सर बार बार उठती कि जब भारत सचिव और नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य जब भारत के लिए काम करते हैं तो क्यों ना इनका जो वेतन है वो कंपनी उठाए या भारतीय राजस्व से दिया जाए। तो फिर ये तय किया गया कि नियंत्रण बोर्ड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, सदस्य और भारत सचिव इन सब का जो वेतन है वो वेतन निर्धारण तो संसद करेगी। इनका वेतन निर्धारण तो करेगी संसद, लेकिन उसका जो भुगतान है वो कंपनी के माध्यम से भारतीय राजस्व से किया जाएगा। अर्थात संसद ने कहा कि जब वो लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं तो उनका वेतन भी भारतीय राजस्व से दिया जाए या कंपनी अपनी तरफ से। तीसरा फिर ये परिवर्तन किया गया कि निदेशक मंडल जो कंपनी को दिशा निर्देश देता था, उस निदेशक मंडल के निदेशक बोर्ड में जो सदस्य हैं वो 24 होते थे। और जब 24 सदस्य होते थे तो सबसे पहले 12 सदस्यों का मनोनयन संसद द्वारा किया गया था और 12 का निदेशकों के द्वारा किया गया था। अब इन्होंने इसको हटा करके इस 24 की जगह उन्होंने कहा कि इसमें 18 सदस्य होंगे, निदेशक मंडल में 18 सदस्य होंगे और 18 से में से 6 जो है वो संसद द्वारा मनोनीत होंगे। इसका तात्पर्य है कि जो पहले 12 संसद द्वारा होते थे
अब उसमें से कौन बचे? 18 में से 12 संसद से पहले चले गए, तो बाकी कौन बचे? बाकी बचे 6, तो वो 6 भी संसद के द्वारा मनोनीत होंगे। इसका मतलब है कि अब निदेशक मंडल में जो 18 सदस्य होंगे वो एक तरह से ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि जब कंपनी जो है या भारत स्थित गवर्नर जनरल को सह परिषद गवर्नर जनरल को विधि बनाने की छूट दी गई कि वह भारतीय क्षेत्र के लिए, उसमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन सबको क्या कर दिया गया कि उनसे विधि बनाने का अधिकार छीन लिए गए और गवर्नर जनरल को दे दिए गए। जब गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिए गए तो गवर्नर जनरल विधि बनाता था। तो अब विधि बनाने के लिए 1833 में एक विधि सदस्य विधि वेता की वो थी। अब इस अधिनियम के द्वारा उस विधि वेता को गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, जो परिषद है जो बाद में इसका मंत्रिमंडल बनेगी, उसको उन्होंने सौंप दिया कि वो उसका सदस्य माना जाए। अर्थात है कि जो विधि वेता था, विधि वेता वह गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, इस कार्यकारी परिषद का स्थायी सदस्य होगा। अर्थात अब गवर्नर जनरल की परिषद में 4 लोग हो गए, एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य लोग। इस प्रकार से 5 लोगों की कार्यकारी परिषद होगी। अब चूंकि 1833 के अधिनियम के द्वारा विधि बनाने की गवर्नर जनरल को दी थी शक्तियाँ। अब जब गवर्नर जनरल को शक्तियाँ दी थी और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा था, जैसा कि मैंने अब शुरुआत में बताया कि सिंध को अधिग्रहण कर लिया, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया, लॉर्ड डलहौजी ने विभिन्न प्रकार की जो रियासतें थी उनका अधिग्रहण कर लिया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा था कंपनी के पास। तो ऐसी स्थिति में विधि बनाने के लिए एक बड़ी समिति की आवश्यकता होती थी। तो उन्होंने ये किया कि जो सह परिषद गवर्नर जनरल, सह परिषद गवर्नर जनरल प्लस 6 अतिरिक्त सदस्य, 6 अतिरिक्त सदस्य, ये मिलकर के भारत के लिए विधि का निर्माण करेंगे। इसका तात्पर्य है कि खुद गवर्नर जनरल, 4 उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य और 6 सदस्यों में से एक तो खुद गवर्नर जनरल, 4 इसके पार्षद और 6 सदस्यों में से एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। और तीसरे प्रकार के जो थे वो 4 सदस्य, जिनमें एक बम्बई, एक मद्रास, एक कलकत्ता और एक उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत। इनसे वो सदस्य लेने थे जो गैर सरकारी हो। इनसे सरकार कौन लेंगे? गैर सरकारी सदस्य जिन्होंने 10 साल तक कंपनी की सेवा की हो। अर्थात है कि वो भारतीय क्षेत्र से या कंपनी के अधिक्षेत्र से या भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह से परिचित हो। तो इस प्रकार से एक गवर्नर जनरल, 4 पार्षद और 6 अतिरिक्त सदस्य, ये सब मिलकर के 11 सदस्यीय एक वो बनेगी समिति और ये 11 समिति जो सदस्य होगी वो भारत की विधानसभा की भांति काम करेगी। और इसमें इनकी जो प्रक्रिया है वो ब्रिटिश संसद की भांति इन्होंने प्रक्रिया अपनाने की उन्होंने छूट दे दी। प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, अधिनियमों को, विधेयकों को रखना और साथ में ही कहते हैं कि उनको उन पर परवर समिति को सौंपना। जैसे ये परंपरा, संसदीय परंपरा कि विधेयक रखते हैं, उसका 3 पाठन होते तो 3 पाठन करते थे। अगर विधेयक पर किसी प्रकार की आपत्ति हो, इसके विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन अध्यापन करना हो तो परवर समिति को सौंप देना और विधेयक रखने के बाद में उस पर वाद विवाद करना, विभिन्न विषयों पर वाद विवाद करना, प्रश्नोत्तर करना। तो ये जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं वो इनको दे दी गई। 1853 के
चार्टर एक्ट के माध्यम से संसदीय प्रक्रिया अपनाने की छूट दी गई और वो उसी प्रकार की उन्होंने अपनाई। तो इस प्रकार से 1853 का जो अधिनियम है वो 2-3 बातों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि इसमें विधायी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 1833 के माध्यम से जो विधानसभा है या हमारी जो लोकसभा बनेगी या संसद बनेगी उसकी शुरुआत हुई, विधि बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और 1853 के अधिनियम के द्वारा विधि प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि विधि किस प्रकार से बनती है उसकी शुरुआत हुई। और साथ में ही जो इसका विस्तार हुआ और नियम, अब इसमें यह हुआ कि जो संसदीय नियंत्रण है, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण है, उसका स्वरूप सामने आ गया और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस अधिनियम से पहले, इस चार्टर एक्ट से पहले जो योजना मैंने डिस्कस की थी कि संसद, उसकी परिषद और गवर्नर जनरल, ये 3 स्टेप होने चाहिए नियंत्रण के, तो वो जो है उसकी वो कल्पना की थी, लेकिन वो नहीं हो पाई इस अधिनियम के द्वारा। इसका ठीक मौका मिला 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई, भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया और जहाँ जहाँ नियंत्रण को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन 1857 की असफल क्रांति, उसमें असंगठित उनका होना और भारतीय राजाओं का एकमत नहीं होना, उनको कहते कि सभी को सहयोग नहीं मिलना, अंग्रेजों की कूटनीतिक प्रयास किए जाने और उनकी जो सैन्य बल है उसका बहुत अधिक अच्छी तरह से उपयोग किए जाने के कारण से 1857 की क्रांति फेल हो गई। इसका कहने का तात्पर्य है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल गया और उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश संसद है, उसको ये मौका मिला कि वो कंपनी के पंजे से भारतीय शासन प्रशासन को छीन सके। क्यों? क्योंकि कंपनी सीधा ब्रिटिश संसद, भद्र लोग जो हैं, मतलब दे आर भद्र, गुड, दे बिलीव इन जस्टिस, दे बिलीव इन द ट्रेड्स, लेकिन बात ये आती है कि भारतीय क्षेत्र को वापस कंपनी से कैसे लिया, इसका एक मौका उनको मिला 1857 की क्रांति के बाद में, और उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद में परिवर्तन किया और भारतीय शासन को कंपनी से छीन करके सीधा संसद ने अपने पास ले लिया। और उसके लिए 1858 का जो एक्ट उन्होंने बनाया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, और 1833 और 1853 का अधिनियम समाप्त हो जाता है और 1858 का अधिनियम, जिसको कहते हैं एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, ये अधिनियम उन्होंने पारित किया। और इस अधिनियम के पारित करते ही जो ब्रिटिश सांसदों की इच्छा थी 1853 के अधिनियम के पारित करने से पहले, वो सफल हुई और अब परिवर्तन उन्होंने इसमें परिवर्तन कर दिया। और सबसे पहला जो परिवर्तन किया वो मातृदेश में किया। मातृदेश का मतलब है इंग्लैंड में किया। तो मातृदेश में परिवर्तन ये किया कि संसद का सीधा नियंत्रण भारतीय क्षेत्र पर हो गया। संसद, इस संसद के लिए एक भारत सचिव सह परिषद, अब इसको भी कहेंगे सह परिषद भारत सचिव, इसको कहते हैं कि भारतीय क्षेत्र में नियंत्रण निर्देशन का अधिकार दे दिया गया। और यही जो है भारत परिषद जो है, अब इसके बाद इसके साथ में 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद। और जितने भी जो अधिनियम नियम जो बनेंगे, कानून बनेंगे, अब वो भारतीय परिषद के द्वारा बनाए माने जाएंगे। और ये भारतीय परिषद या भारत सचिव सीधा वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, उसको वॉइस रॉय कहा गया, उसको राजा की आवाज़, द वॉइस ऑफ रॉय, राजा की आवाज़ कहा गया, अर्थात वो क्राउन की सीधी बात सुनेगा। वॉइस रॉय, यहाँ भारतीय क्षेत्र में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया, इतना जरूर किया गया कि जो मातृदेश है, इस मातृदेश में उन्होंने परिवर्तन किया और वहाँ पर एक परिषद बनाई गई, इसको भारतीय परिषद कहते हैं। इस 15 सदस्यीय परिषद में 8 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे, राजा के द्वारा, और 7 सदस्यीय निदेशक बोर्ड के द्वारा मनोनीत होते थे। वो भी केवल एक बार मनोनीत करेगा निदेशक बोर्ड, उसके बाद में क्राउन उनका मनोनयन करेगा। तो इस प्रकार से 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई और भारतीय परिषद को भारतीय मामलों में विधि बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाने के लिए बात की गई।
अब गवर्नर जनरल से विधि बनाने का अधिकार छीन लिया गया और विधि बनाने का अधिकार कहाँ चला गया? भारतीय परिषद के पास, सह परिषद भारत सचिव के पास चला गया और भारत परिषद सचिव को कैबिनेट रैंक मंत्री का दर्जा दे दिया गया। भारतीय मामलों के लिए वो विभिन्न प्रकार के जो होंगे मामले होंगे या उसको करने की उसको जिम्मेदार माना गया और वो भारतीयों के लिए प्रत्येक उसमें वो जवाब देगा। तो इस प्रकार से फिर अब कंपनी के जो क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब जितनी भी नियुक्तियां की जाएगी वो भारत सचिव के माध्यम से की जाएगी। तो अगले व्याख्यान में हम संवैधानिक विकास के तहत 1861 के अधिनियम की बात करेंगे, उसके बाद में 1892 के अधिनियम की बात करेंगे, 1909 मॉडलेमेंटो रिफॉर्म सुधार की बात करेंगे, 1919 मॉन्टेग्यू चम्स को सुधार की बात करेंगे और 1935 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है जिस पर हमारा संविधान बेस्ड है, उस संविधान विकास के तहत बातचीत करेंगे। धन्यवाद।